हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप भी अपने भारत देश के संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां ईरान से हलाल खाकर लौटे मुनीर का बीएलए ने किया स्पेशल वेलकम। उड़ा दी फौजियों से भरी ट्रेन, 24 से लेकर 40 तक के मौत की संख्या, 70 से ज्यादा लोग जख्मी। बता दे बड़ी खबर, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में रविवार को एक मिलिट्री ट्रेन पर बड़ा अटैक हुआ। इस आत्मघाती हमले में 24 से लेकर 40 लोगों की मौत और 70 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यह ट्रेन क्वेटा टैंक से रेलवे स्टेशन की ओर जा रही थी। ट्रेन सुबह 8 बजे जब चमन फाटक के पास पहुंची तभी इसमें बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। दोस्तों, पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने बताया कि इस ट्रेन में कई आम नागरिक मौजूद थे। इस फिदायीन हमले में ट्रेन के इंजन और 3 डिब्बों को नुकसान पहुंचाया गया है। इस हमले की जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने ली है। इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए बीएलए ने कहा कि उसकी मजीद ब्रिगेड ने सैनिकों को ले जा रही एक ट्रेन को बहुत ही सुनियोजित हमला किया। बीएलए लगातार पाकिस्तान की सैनिकों को निशाना बनाते हुए हमला करता रहा है। इस हमले को बीएलए की मजीद ब्रिगेड से जुड़े कमांडर बिलाल शाहवानी उर्फ सईन ने अंजाम दिया है। बीएलए के मुताबिक 25 साल का बिलाल शाहवानी क्वेटा के सरियाब इलाके के किली सारदे का रहने वाला था। वो अब्दुल गनी शाहवानी का बेटा था। बिलाल 2020 में बीएलए से जुड़ा था। इसके बाद 2022 में उसे बीएलए की फिदायीन यूनिट मजीद ब्रिगेड में शामिल किया गया था। आप ऐसे में यूं समझ लीजिए दोस्तों कि ईरान से लौटते ही मुनीर को बीएलए ने बहुत बड़ा स्पेशल वेलकम गिफ्ट देने का प्रयास किया। पाकिस्तान आते ही भौंच चौंधी आ गई दोस्तों मुनीर की। शहबाज और मुनीर की हालत खराब कर दी बीएलए ने। पाकिस्तान के मुखिया बना आसिम मुनीर जब ईरान में पीस ब्रोकर बने घूम रहे थे, ठीक उसी वक्त उनके अपने घर में बड़े हमले की साजिश रची जा रही थी। जब तक वो ईरान से लौटे कि यहाँ स्वागत में बलूचिस्तान के क्वेटा में बड़ा धमाका हो चुका था। क्वेटा में ट्रेन के उन डब्बों को निशाना बनाया गया जिनमें पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों के जवान थे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, आखिर कब तक आतंकवादियों को पालेगा पाकिस्तान? चले थे दूसरे देशों का युद्ध शांत करवाने, आखिर अपना जंग कब खत्म होगा? इस पर विचार करना चाहिए। आपकी क्या है राय दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। वहीं दोस्तों बता दें, बारामूला में नाकाम आतंकियों की नापाक साजिश, जवानों ने पकड़ा हथियारों का जखीरा, टला बहुत बड़ा खतरा होने वाला था। कुछ अनहोनी दोस्तों, उत्तरी कश्मीर के बारामूला में आतंकवाद के खिलाफ चलाए जा रहे संयुक्त अभियान में आरपीजी गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। अभियान को लेकर सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को देर रात बारामूला जिले के नीलसार कंडी इलाके में एक समन्वित तलाशी अभियान के दौरान रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड यानी आरपीजी गोला बारूद का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया है। बता दें कि घाटी में यह अभियान बारामूला पुलिस, 52 राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया, जब एक विशेष खुफिया जानकारी मिली कि इलाके में आतंकवादियों से जुड़ा सामान मौजूद है। तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों ने OG-7V आरपीजी गोला बारूद के 14 राउंड और PG-7P आरपीजी गोला बारूद के 9 राउंड जब्त कर दिया। अधिकारियों ने कहा कि इस बरामदगी से एक संभावित खतरा टल गया है और यह पूरे उत्तरी कश्मीर में चल रहे आतंकवाद विरोधी प्रयासों में एक महत्वपूर्ण सफलता है। गोला बारूद को तकनीकी जांच और फोरेंसिक विश्लेषण के लिए हिरासत में ले लिया गया है और कानून की संबंधित धाराओं के तहत एक औपचारिक मामला दर्ज कर लिया गया है। यानी कि दोस्तों पाकिस्तान अपने आप को तो दहलवा ही रहा है, साथ ही साथ वो लगातार नापाक साजिश रच रहा है कि वो भारत को भी दहला सके। आपकी इस पर क्या है राय दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि भारत का बाल भी बांका नहीं कर सकता पाकिस्तान, तो सामने लाइक का बटन है दोस्तों, अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां लाइव इवेंट में अमेरिकी राजदूत से फोन पर कहा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने, मैं पीएम मोदी का बहुत बड़ा फैन हूं, भारत मुझ पर 100% भरोसा कर सकता है। पीएम मोदी को पता है कि आवश्यकता पर कहां फोन करना है, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं, बता दें। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की खुलकर तारीफ करते हुए कहा कि भारत जब भी चाहे अमेरिका और वो खुद उसके साथ खड़े रहेंगे। अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे होने को लेकर नई दिल्ली में रविवार को भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में हुए कार्यक्रम को उन्होंने फोन पर संबोधित किया। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने ट्रंप को फोन करके स्पीकर ऑन किया तो ट्रंप ने कहा कि मैं पीएम मोदी का बहुत बड़ा फैन हूँ, भारत मुझ पर 100% भरोसा कर सकता है। अगर उन्हें कभी मदद की आवश्यकता पड़े तो उन्हें पता है कि कहां
जहां फोन करना है वे यहीं फोन करते हैं। ट्रंप ने मार्को रूबियो से कहा कि मुझे भारत और प्रधानमंत्री से प्यार है, मोदी महान है, वो मेरे दोस्त है, पीएम मोदी को मेरी तरफ से नमस्ते कहिए। ट्रंप ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मार्को सबसे बेहतरीन है, वो अमेरिका के इतिहास के सबसे महान विदेश मंत्री के रूप में याद किए जाएंगे। अमेरिका के भारत में राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि जब भी राष्ट्रपति ट्रंप उनसे बात करते हैं तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी के बारे में पूछते हैं। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका का रिश्ता नया नहीं बल्कि मजबूत भरोसे पर टिका है। गौर ने कहा कि अमेरिका फर्स्ट का मतलब सिर्फ अमेरिका नहीं, दोनों देश मिलकर ऐसे मौके तलाश रहे हैं जिनसे दोनों को फायदा हो। उन्होंने बताया कि भारत में अमेरिकी दूतावास ने इस साल रिकॉर्ड 20.5 अरब डॉलर का निवेश अमेरिका में लाने में मदद की है। वहीं मार्को रूबियो ने रविवार को कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्तों की रफ्तार धीमी नहीं पड़ी है और दोनों देशों के बीच जल्द ही व्यापार समझौता होने की उम्मीद है। भारत दौरे के दूसरे दिन रूबियो ने विदेश मंत्री जयशंकर जी के साथ बातचीत की। उन्होंने अब तक अपने भारत दौरे को शानदार बताया। रूबियो का यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक और कूटनीतिक तनाव बढ़ा हुआ है। इसकी बड़ी वजह राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ नीति है, जिसके तहत कई भारतीय उत्पादों पर शुल्क बढ़ाया गया है। वहीं दोस्तों कार्यक्रम में विदेश मंत्री जयशंकर जी ने भी कहा कि आज के समय में भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा तय की है। इससे भारत और अमेरिका दोनों के लोगों को फायदा होगा और दुनिया में भी अच्छा मैसेज जाएगा। जयशंकर जी ने कहा कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस यानी बिल्कुल भी नरमी नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से दोनों देशों के बीच आतंकवाद विरोधी सहयोग बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि दुनिया इस समय तेजी से बदल रही है और ऐसे दौर में भारत अमेरिका रिश्ते और मजबूत होते जा रहे हैं। दोनों देश मिलकर वैश्विक अर्थव्यवस्था को सुरक्षित बनाने और दुनिया को ज्यादा विकल्प देने की दिशा में काम कर रहे हैं। जयशंकर जी ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों एक लोकतांत्रिक देश है, दोनों की अर्थव्यवस्था खुली है और समाज भी खुले विचारों वाला है। यही समानताएं दोनों देशों को मजबूत रणनीतिक साझेदार बनाती है। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अंतरिक्ष, शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति जैसे कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। तो वहीं आपको बता दें, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रविवार को ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी से मुलाकात भी की। बैठक में आतंकवाद, रक्षा सहयोग, चीन पाकिस्तान से जुड़ी चुनौतियों, तेल, गैस और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने आपसी भरोसा बढ़ाने और साझेदारी को आगे ले जाने पर जोर दिया। तो ये था पूरा सिनेरियो दोस्तों मार्को रूबियो के भारत आने के बाद। कल का दिन बहुत ज्यादा अहम था। अब बात करते हैं नेक्स्ट बड़ी खबर की, जहां क्या ट्रंप की लीबिया चाल में फंस गया ईरान? गद्दाफी जैसा होगा क्या उसका अंजाम? बता दे, दावा यह किया जा रहा है कि ईरान जो है वो अपना संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंपने को तैयार हो गया है। अगर ऐसा है तो क्या ईरान ने सबसे बड़ा जुआ खेल दिया है? क्या डोनाल्ड ट्रंप के सामने अपना संवर्धित यूरेनियम सरेंडर करने का फैसला ईरान के सुप्रीम लीडर मौजतबा खामेनेई की ऐतिहासिक भूल साबित होने वाली है? आज पूरी दुनिया में चर्चा है कि क्या अमेरिका ईरान के साथ भी वही खेल खेलने जा रहा है जो उसने 2003 में लीबिया के मुअम्मर गद्दाफी के साथ खेला था, यानी पहले हथियार लो फिर देश को तबाह करो। जी हां, दरअसल व्हाइट हाउस से आई खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। खबर यह है दोस्तों कि ईरान अपना सबसे बड़ा सुरक्षा कवच यानी अपना संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंपने पर राजी हो गया है। ईरान को लगा कि इस समझौते से उसके ऊपर लगे आर्थिक प्रतिबंध हट जाएंगे, अरबों डॉलर की संपत्ति अनलॉक हो जाएगी और पश्चिम एशिया में शांति बहाल होगी। विशेषज्ञ इसे अमेरिका की चाल का हिस्सा मान रहे हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिसने भी अमेरिका के बहकावे में आकर अपने शक्तिशाली हथियार सरेंडर किए हैं, अमेरिका ने उसे इतिहास के पन्नों से मिटा दिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है लीबिया का तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी। क्या आपको पता है दोस्तों क्या था लीबिया मॉडल और क्या हुआ था मुअम्मर गद्दाफी के साथ? आपको संक्षेप में बताते हैं। साल 2003 लीबिया के राष्ट्रपति मुअम्मर गद्दाफी ने अमेरिका पर भरोसा किया, अपना पूरा न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम वॉशिंगटन के हवाले कर दिया। गद्दाफी को लगा था कि उनका देश अब बच जाएगा, दुनिया उनको स्वीकार कर लेगी। लेकिन ठीक 8 साल बाद 2011 में अमेरिका और नाटो ने लीबिया पर हमला कर दिया। गद्दाफी का तख्ता पलट हुआ। जिस गद्दाफी ने अपने हथियार अमेरिका को सौंपे थे, उन्हें उनकी ही जनता ने सड़क पर घसीटकर गोली मार दी। गद्दाफी के करीबी आज भी रोते हुए बिलखते हुए कहते हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करना गद्दाफी की जिंदगी की सबसे आत्मघाती भूल थी। और ये डर दोस्तों बेवजह नहीं है।
अगर हम आपको कोई जानकारी बता रहे हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई इससे तार जुड़ रहे होंगे। और बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पिछले कुछ सालों में कई बार सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि ट्रंप को ईरान पर लीबिया मॉडल ही लागू करना चाहिए, यानी पहले बातचीत के जरिए ईरान को पूरे तरीके से निहत्था कर दो, उसका यूरेनियम जब्त कर लो और जब ईरान बिना दांत का शेर बन जाए तो वहां सत्ता परिवर्तन यानी रिजीम चेंज का खेल शुरू करो। सवाल अब सबसे बड़ा है कि क्या मौजूदा खामेनेई ने गद्दाफी के इतिहास से कोई सबक नहीं सीखा? क्या मौजूदा खामेनेई को गद्दाफी के बारे में नहीं पता? हथियार सरेंडर करने के बाद तबाह होने वाला लीबिया इकलौता देश नहीं है दोस्तों, काफी सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। अगर हम आपको बताएंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। बहरहाल क्या आपको पता है गद्दाफी के अलावा और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? कमेंट में लिखिएगा दोस्तों। ऐसे में एक बार जब ईरान अपना यूरेनियम सौंप देगा तो उसका परमाणु डिटरेंस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, फिर वो बिना दांत का शेर बन जाएगा। इसके बाद शुरू होगा दूसरा चरण। ईरान के पास भले ही हिजबुल्लाह, हूथी और बैलिस्टिक मिसाइलें हों, लेकिन बिना न्यूक्लियर बैकअप के इजराइल के लिए ईरान के भीतर घुसकर रिजीम चेंज यानी तख्तापलट करना या उनके कमांडरों को मारना बेहद आसान हो जाएगा। हालांकि कुछ विशेषज्ञ ये भी तर्क देते हैं कि ईरान को लीबिया समझना अमेरिका की भूल भी हो सकती है। लीबिया के पास कोई जमीनी नेटवर्क नहीं था, जबकि ईरान के पास पूरे पश्चिमी एशिया में फैली अपनी प्रॉक्सी सेना है। लेकिन सवाल वही है कि अगर अमेरिका की नीयत साफ नहीं हुई और उसने 2 साल बाद इस डील को दोबारा तोड़ दिया जैसा कि ट्रंप ने 2018 में JCPOA डील के साथ किया था, तो ईरान के पास दोबारा यूरेनियम संवर्धित करने में सालों लग जाएंगे और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। दोस्तों आपको क्या लगता है कि जो अमेरिका को लगता है वाकई में वो ईरान नहीं है, या फिर जो भी हो आपकी इस मुद्दे पर आए दोस्तों अवश्य कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ आपको बता दें मिडल ईस्ट से बड़ी खुशखबरी भी सामने आई है दोस्तों। ईरान का हरमुज को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है जो भारत को बड़ी राहत देने वाला है। दोस्तों मिडल ईस्ट में लंबे समय से जारी भारी तनाव के बीच पूरी दुनिया के लिए एक बहुत अच्छी और बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। ईरान ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अगले 30 दिनों के भीतर स्ट्रेट ऑफ हरमुज से गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही को पूरे तरीके से सामान्य कर दिया जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि युद्ध और तनाव शुरू होने से पहले इस समुद्री रास्ते पर जैसी स्थिति थी उसे फिर से बहाल किया जाएगा और जहाजों पर लगी हर तरह की बंदिशें खत्म हो जाएंगी। स्ट्रेट ऑफ हरमुज को वैश्विक व्यापार और खासकर कच्चे तेल की सप्लाई के लिए दुनिया की लाइफलाइन मानी जाती है। पिछले कुछ महीनों में ईरान और अन्य देशों के बीच बड़ी तनातनी के कारण इस रूट पर जहाजों का ट्रैफिक बेहद कम हो गया था। तेल कंपनियों और जहाज मालिकों को हमलों का डर था, जिसके कारण वैश्विक स्तर पर ईंधन का गंभीर संकट खड़ा हो गया और तेल की कीमतें आसमान छूने लगी थी। अब इस रास्ते के दोबारा सुरक्षित होने से दुनिया भर के बाजारों को बड़ी संजीवनी मिलेगी। हरमुज का रास्ता साफ होने से भारत को बड़ी आर्थिक राहत मिलने वाली है। भारत अपनी आवश्यकता का 80% से ज्यादा कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है, जिसका एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर देश में पहुंचता है। युद्ध के डर से अब तक जहाजों को लंबा और घूमकर आने वाला रास्ता चुनना पड़ रहा था, जिससे माल ढुलाई, फ्रीट और जहाजों के एश्योरेंस का खर्च काफी बढ़ गया था। रास्ता सुचारू से होने से सीधे तौर पर भारत का आयात निर्यात सस्ता होगा और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। वहीं आपको बता दें चीन अब ताइवानी धार्मिक अनुयायियों को बना रहा है निशाना। 3 नागरिकों को लिया हिरासत में। जी हां, चीन पर एक बार फिर ताइवानी धार्मिक अनुयायियों को निशाना बनाने के आरोप लगे हैं। ताइवान की अर्ध आधिकारिक संस्था ने दावा किया है कि इस महीने चीन के फुजियान और गुआंगडोंग प्रांतों में आई कुआन ताओ धार्मिक आंदोलन से जुड़े 3 ताइवानी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। ताइवान की स्ट्रेट्स एक्सचेंज फाउंडेशन के महासचिव लुओ वेन जिया ने बताया कि इन लोगों को पहले चीन छोड़ने से रोका गया और बाद में अस्पष्ट परिस्थितियों में हिरासत में ले लिया गया। हालांकि ये साफ नहीं किया गया है कि वे अभी भी चीन की हिरासत में है या नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से अब तक धार्मिक मामलों से जुड़े कम से कम 17 मामलों में 19 ताइवानी नागरिकों को चीन में हिरासत में लिया जा चुका है। इनमें से 14 लोग आई कुआन ताओ आंदोलन से जुड़े थे, जबकि अन्य ईसाई संगठनों और यूनिफिकेशन चर्च से संबंधित बताए गए थे। जी हाँ दोस्तों, वहीं बता दें भारत के चेनाब नदी पर 2 प्रोजेक्ट सुरंगों से रुकेगा पानी का बहाव, पड़ेगा पाकिस्तान पर इसका तगड़ा असर। जी हां, भारत ने बीते साल अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। भारत के फैसले से पाकिस्तान लगातार मुश्किल में दिखा है। सिंधु संधि के निलंबन के बीच भारत ने चेनाब नदी प्रणाली से जुड़ी 2 इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं शुरू की हैं। भारत ने नदियों के पानी का ज्यादा बेहतर इस्तेमाल करने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, जो पाकिस्तान की मुश्किल और ज्यादा बढ़ा सकती है। एक्सपर्ट्स ने बताया कि भारत के ये
ये प्रोजेक्ट कितने अहम है और खास तौर से भारत पर इनका क्या असर होगा। भारत ने चिनाब नदी प्रणाली से जुड़े 2 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है। इनमें एक हिमाचल प्रदेश में इंटर बेसिन जल मोड़ सुरंग से जुड़ा है। दूसरे प्रोजेक्ट के जरिए जम्मू कश्मीर में सलाल बांध पर गाद प्रबंधन की क्षमता को बहाल करना है। इन दोनों प्रोजेक्ट की लागत करीब 2600 करोड़ रुपए बताया गया है। भारत के सिंधु संधि समझौते को निलंबित करने के बाद उसे पाकिस्तान ने इस मुद्दे को बार बार उठाया है, यहाँ तक कि इसे एक्ट ऑफ वॉर तक कहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत ने सिंधु संधि को बहाल करने के बजाय चिनाब पर 2 प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। इसमें पाकिस्तान के लिए एक कड़ा संदेश छिपा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान ने बार बार चिनाब के प्रोजेक्ट पर अपना ऐतराज जताया है। दुनिया के कई मंचों पर पाकिस्तान इसे उठा चुका है, लेकिन भारत ने कोई छूट न देते हुए कड़ा रुख दिखाया है। इसमें पाकिस्तान के उस झूठे नैरेटिव को सीधा झटका देता है जो उसने हालिया महीनों में बनाने का प्रयास किया है। ये नैरेटिव ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत पर भारी पड़ने का है दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, क्या बिना पायलट वाले विमान लड़ेंगे अब लड़ाई। पाकिस्तान की नजर तुर्की के कीजी लेज़मा ड्रोन पर है, तो भारत भी ले सकता है MQ-28 घोस्ट। दरअसल भारत और पाकिस्तान में आने वाले समय में एक नई लड़ाई देखने को मिल सकती है। इसमें मुकाबला मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन यानी UGAV के बीच होगा, जिन्हें लॉयल विंग मैन बोले तो सहयोगी लड़ाकू विमान कहा जाता है। पाकिस्तानी फौज की नजर तुर्की के बायरख्तार कीजी लेज़मा UCAV पर है। वहीं भारतीय सेना में बोइंग MQ-28 घोस्ट बैट कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर चर्चा है। ये दिखाता है कि दोनों देश AI लड़ाकू ड्रोन और लॉयल विंग मैन सिस्टम को भविष्य की वायु शक्ति संरचना में निर्णायक उपकरण के तौर पर देख रहे हैं। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि सैन्य ड्रोन तकनीक और स्वायत्त लड़ाकू विमान परिचालन सिद्धांत को बदल सकते हैं। सेंसर फ्यूजन और AI सक्षम मिशन अब ऐसे प्रभाव पैदा कर रहे हैं जिनके लिए पहले बड़े बड़े मानव युक्त बेड़े की आवश्यकता होती थी। भारतीय वायुसेना की बोइंग MQ-28 घोस्ट बैट पर चर्चा भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा परामर्शों के दौरान सामने आई, जिनका मुख्य फोकस भविष्य के सहयोगी लड़ाकू विमानों और ऑटोनॉमस लड़ाकू विमानों की तकनीकों पर था। ये विमान F-35 और F/A-18 फाइटर बेड़े जैसे प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेशन को प्राथमिकता देता है, जो पश्चिमी इकोसिस्टम को दिखाता है। वहीं आपको बता दें, नेपाल के RSP प्रमुख रवि लामिछाने जल्द कर सकते हैं भारत का दौरा। उच्च स्तरीय मुलाकातों की बनी संभावना। जी हां, नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी बोले तो RSP के प्रमुख रवि लामिछाने जल्द ही भारत का दौरा कर सकते हैं। पार्टी के प्रवक्ता ने रविवार को इस संभावित यात्रा की जानकारी दी। पार्टी प्रवक्ता मनीष झा के मुताबिक लामिछाने की भारत यात्रा की तारीख और अन्य विवरण अभी अंतिम रूप से तय नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अंतिम पुष्टि सोमवार तक की जा सकती है। हालांकि नेपाल के कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यह दौरा 1 जून के आसपास हो सकता है। इस संभावित यात्रा को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि RSP के सत्ता में आने के बाद यह भारत नेपाल के बीच पहला उच्च स्तरीय राजनीतिक संपर्क हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक भारत दौरे के दौरान रवि लामिछाने नई दिल्ली में उच्च अधिकारियों और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर सकते हैं। बता दें कि रवि लामिछाने नेपाल के पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में देश की प्रतिनिधि सभा के सदस्य भी हैं। उनकी यह संभावित यात्रा दोनों देशों के बीच राजनीतिक और कूटनीतिक रिश्तों के लिहाज से अहम मानी जा रही है। उधर आपको बता दें, रशिया ने यूक्रेन पर ऑरेंशिक मिसाइलों से किया हमला। यह परमाणु हथियार ले जाने में है सक्षम, जिसके बाद जेलेंस्की ने कहा कि रशिया पागल हो चुका है। जी हां, रशिया ने रविवार को यूक्रेन पर कई मिसाइलों और ड्रोनों से हमला किया, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और कई दर्जन लोग घायल हैं। हमलों का निशाना यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास के इलाके थे। रशिया ने कहा कि यह हमला यूक्रेनी हमलों के जवाब में किया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस हमले में ऑरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल का भी इस्तेमाल हुआ है। यह मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रशिया पर जानबूझकर नागरिक इलाकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने टेलीग्राम पर लिखा कि रूसी हमलों में पानी सप्लाई करने वाली एक फैसिलिटी को नुकसान पहुंचा, एक बाजार जल गया और कई घरों व स्कूलों पर हमला हुआ। वहीं जेलेंस्की ने कहा कि वे सचमुच पागल हो चुके हैं, जरूरी है कि रशिया को इसकी सजा मिले। वहीं आपको बता दें, व्हाइट हाउस के बाहर 15 से 20 राउंड फायरिंग अंदर मीटिंग कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। जवाबी कार्रवाई में संदिग्ध की मौत की खबर। लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है देर रात वो ये कि उसने हमलावर खुद को कह रहा था कि मैं हूं असली ओसामा। पुराना अपराधी निकला व्हाइट हाउस का हमलावर, खुद को यीशु मसीह बता रहा था। व्हाइट हाउस के बाहर सुरक्षा चौकी पर अंधाधुंध फायरिंग करने वाले शख्स की पहचान सामने आ चुकी है। बता दें, अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सरकारी आवास व्हाइट हाउस के पास शनिवार देर रात भारी गोलीबारी की घटना हुई। पत्रकारों ने लगभग 20 से 30 राउंड गोली चलने की आवाज सुनी। सीक्रेट सर्विस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इलाके को सील कर दिया। घटना में
में एक व्यक्ति के मारे जाने की खबर है। FBI के डायरेक्टर काश पटेल ने कहा कि एजेंसी की टीम सीक्रेट सर्विस की मदद के लिए मौके पर पहुंच गई है। उन्होंने आगे जानकारी देने का आश्वासन दिया, लेकिन अब सामने आया है कि आरोपी का नाम नासिर बेस्ट है। दोस्तों, व्हाइट हाउस के पास सुरक्षा घेरे पर फायरिंग करने के बाद सीक्रेट एजेंट्स ने उसको गोली मारकर घायल कर दिया था। बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। वहीं काफी खंगालने के बाद पता चला कि वो खुद को असली ओसामा बताता था। इसके अलावा वो पहले भी राष्ट्रपति ट्रंप को धमकियां दे चुका है। अगली खबर आपको बता दें, बंगाल के फालता में पहली बार भाजपा जीती। जी हां दोस्तों, CPI-M कैंडिडेट को 1,09,000 वोटों से हराया। चुनाव से हटे TMC के जहांगीर को 7,783 ही वोट मिले। बता दे, पश्चिम बंगाल के फालता सीट पर रविवार को आए चुनावी नतीजे में भाजपा को तगड़ी जीत मिली है। दोस्तों, बीजेपी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की। उन्हें 1,49,000 से ज्यादा वोट मिले। CPI-M के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी 40,000 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। वहीं चुनाव से पीछे हटने वाले TMC के जहांगीर चौथे नंबर पर। दोस्तों, फालता में 74 साल के इतिहास में भाजपा ने पहली बार जीत हासिल की है। 1952 से 2006 तक ये कांग्रेस और CPI-M का गढ़ था। 2011 के बाद लगातार 3 बार वहां से TMC जीती थी। फालता में जीत के साथ भाजपा की बंगाल में कुल सीटें 208 हो गई है। 4 मई को आए रिजल्ट में भाजपा को 207 सीटें मिली थी। TMC के खाते में सिर्फ 80 सीटें हैं। वहीं इस ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी ट्वीट आया। दोस्तों, PM मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि फालता के लोगों ने अपना फैसला सुना दिया है। लोकतंत्र की जीत हुई है और डराने धमकाने वालों की ताकतों की हार। फालता में रिकॉर्ड अंदर से जीत हासिल करने के लिए देवांशु पांडा जी को बधाई। ये पश्चिम बंगाल की जनता का बीजेपी के प्रति अटूट विश्वास को दर्शाता है। तो वहीं दोस्तों, एक तरफ जहां पर फालता में हार गई TMC, वहीं दूसरी तरफ एक और तगड़ा झटका लगा ममता बनर्जी को। करीबी सांसद काकोली घोष ने जिला अध्यक्ष पद से दे दिया इस्तीफा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस के भीतर असंतोष के सुर सामने आने लगे हैं। TMC सांसद काकोली घोष दस्तीवार ने 12/7 जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। इसके पीछे उन्होंने चुनावी हार और कामकाज के तरीके पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सांसद काकोली घोष दस्तीवार ने अपनी प्रतिक्रिया में चुनावी प्रक्रिया के दौरान IPAC की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए। वहीं फालता सीट हारने के बाद ममता बनर्जी ने जारी किया वीडियो संदेश। कहा, बीजेपी के खिलाफ एट एनी कॉस्ट जारी रहेगी जंग। दोस्तों, आप कह सकते हैं कि लगातार 2026 आने के बाद से TMC पार्टी में ही भूचाल आने लगा है। अब ऐसे में ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर देश के लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे बड़ी चुनावी धांधली का आरोप लगा दिया। उन्होंने दावा किया कि चुनाव के दौरान EVM डेटा में बड़े स्तर पर हेरफेर किया गया। मतगणना के शुरुआती दौर में TMC आगे चल रही थी, लेकिन बाद के राउंड में अचानक नतीजों का बदल दिया गया। ममता का आरोप है कि TMC के काउंटिंग एजेंटों को डरा धमकाकर केंद्रों से बाहर निकाला गया और बीजेपी के IT सेल ने डेटा सिस्टम में अनधिकृत पहुंच बनाई। वीडियो के अंत में ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं से हिम्मत न हारने की अपील की। उन्होंने कहा कि मुख्य धारा का मीडिया पूरी तरह पक्षपाती हो चुका है, इसलिए अब वो सोशल मीडिया और फेसबुक लाइव के जरिए सीधे जनता से संवाद करती रहेंगी। ममता ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि तृणमूल कांग्रेस एक जुझारू पार्टी है जो संविधान के दायरे में रहकर इस अन्याय के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी और बीजेपी के सामने कभी नहीं झुकेगी। यानी कि दोस्तों, ममता बनर्जी के इन बयानों से साफ साफ उनके हार को देखा जा सकता है, उनके बौखलाहट को देखा जा सकता है। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, वहीं आपको बता दें, कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। CBI जांच कराने की मांग। पार्टी फाउंडर ने कहा, इंस्टाग्राम अकाउंट का कंट्रोल वापस मिला। जी हां, कांग्रेस जनता पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका बोले तो PIL दाखिल की गई है। इसमें पार्टी की गतिविधियों की CBI जांच कराने की मांग की गई है। याचिका में आरोप है कि संगठन सुप्रीम कोर्ट की मौखिक टिप्पणियों का गलत इस्तेमाल कर उनका व्यावसायिक फायदा उठा रहा है। PIL में फेक वकीलों की CBI जांच की भी अपील की गई है। दरअसल चीफ जस्टिस ने 15 मई को एक सुनवाई के दौरान बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कह दिया था, जहां उनका फर्जी डिग्री वालों को कॉकरोच कहना था। इसके विरोध में एक दिन बाद ही 16 मई को कॉकरोच जनता पार्टी बनी थी, जिसके लाखों में फॉलोवर बढ़ गए। अब इसकी जांच की जाने वाली है। वहीं इस मुद्दे पर कुमार विश्वास का भी बयान आया। कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर कुमार विश्वास ने कहा कि इनके लिए हिट भी बने हुए हैं, इलाज हो जाएगा। मुझे जब पहली बार कॉकरोच के बारे में पता चला था तो मेरी माँ ने बताया था कि कॉकरोच अंधेरे में रहता है और इकट्ठा होकर रहते हैं। अगर कॉकरोच का निर्माण हुआ है तो इस देश में हिट भी बने हैं और बहुत सारे काले हिट इस समय जागृत हैं। हिट लगातार कार्यक्रम में है, चाहे बंगाल की तरह या पंजाब की तरह हो, कॉकरोच का इलाज हो जाएगा। आप लोग क्या कहते हैं इस मुद्दे पर दोस्तों? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता है अगली बड़ी खबर में, और जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।